जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, चैनल है आलिया शाह ऑफिशियल। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर डॉक्टर इश्तियाक अहमद शरीक हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान आए हुए थे। यहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात भी हुई और अब ये वापस अपने सिटी पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़े, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका विजिट कैसा रहा और आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं अब अपने वतन वापस लौट के, या आप बहुत मिस कर रहे हैं? नहीं, मिस तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि इतनी मुझे वहाँ पे वो मोहब्बत मिली, इतनी एंथुसियाज्म से लोग मिले। मेरे लिए तो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी गुज़ारना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। सुबह से शाम, शाम से रात कोई ना कोई महफ़िल चलती रही। मैं कॉलेजेस में, थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे टॉक्स हुए और प्राइवेट इंटेलेक्चुअल महफ़िलों में हुए। तो अगर मैं एक सिलसिला शुरू करूंगा एक एक उस इवेंट का। लोग मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू अब जो मैंने वो करेक्शन की है ना, जो हमारा हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिकॉर्ड है वो बड़ा लॉप साइडेड, वन साइडेड, वो बड़ा, वो क्या कहते हैं, मैनिपुलेटेड है। तो मैंने वो पूरा पर्सपेक्टिव खोल दिया है ताकि लोग अपनी खुद पढ़ के तो अपना फैसला कर सके कि क्या हुआ, किसने क्या किया। खास तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना और उसके इर्द गिर्द जितने बाकी सियासतदान थे। सो दैट बुक इज नाउ बीइंग enthusiastically read and discussed इन पाकिस्तान और इंडिया में पहले हो चुकी है। तो ये छा गई है, मेरा मतलब है आजकल की गुफ्तगू में। मैं हैदराबाद सिंध गया, कराची गया, सरगोदा गया, इस्लामाबाद गया और लाहौर की महफिलें तो कभी ख़त्म नहीं हुई। उनमें से एक मुलाकात आपसे भी हुई थी, तो वीडियो रिकॉर्ड हमने किया था। दोनों हम एक ही शहर के हैं। तो उसका एक नशा भी है लाहौर जाने का और लोगों को मिलने का। मगर वापस जी, आके थोड़ा सा अब मैंने थोड़ा रेस्ट किया है एंड आई एम नाउ बैक। आज आई वेंट फॉर माय यूजुअल वॉक, जो मैं जाता हूँ ना वुड्स में, आज वो मैंने की है। ग्रेट। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की ना, किताब आपकी छा छू गई है, इसकी वजह ये है कि मैं आपको ये बताऊं, मैं एक दिन देख रही थी टेलीविजन पर, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें जो आजकल अदबी मेले हो रहे हैं, लिटरेरी फेस्टिवल, तो कराची का लिटरेरी फेस्टिवल था जहां पर वो दिन के टाइम पहुंचे हुए थे, और लोग किताब मेला था। तो वहां पे बहुत बड़ी तादाद यूथ की आई हुई थी, तो वो पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे कौन सी किताब खरीद रहे हैं, कौन सी किताब लेने के लिए आए हैं। तो वहां पर कई नौजवान ऐसे थे जिन्होंने आपका नाम लिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब हम लेंगे, हम ये अच्छा, पढ़ना चाहते ये मुझे हैं। बहुत जी, खुशी हुई है। अच्छा, तो ओ आई एम सो उन्होंने हैप्पी। हाँ जी। जी उन्होंने कहा कि कौन सी किताब उनकी, तो उन्होंने कहा कि गैरिजन स्टेट और जिना। तो उन्होंने कहा आप गैरिजन स्टेट पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे या जिना। तो कई लोगों ने कहा कि गैरिजन स्टेट हम पढ़ चुके हैं, ले चुके हैं, और अब हम जिना पढ़ेंगे। तो ये मैं देख रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रोग्राम में आप आते हैं। तो मैंने बहुत प्राउड फील किया, और मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊंगी। हामिद मीर साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इस चीज़ को पब्लिकली एडमिट किया है। वो कई दफ़ा बहुत इस किस्म के पॉजिटिव एक्शन भी करते हैं, तो मैं उनकी कदर करता हूँ और आपकी कदर तो हम करते ही हैं। जी, बहुत ये शुक्रिया हाँ, डॉक्टर साहब। को वर्कर्स हैं ना, वी आर कोलीग्स। हाँ जी। जी, हाँ जी, जी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आज दो टॉपिक्स मेरे पास हैं और इस वक्त जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें से मैंने सोचा कि एक दोनों पे आपसे खैर काफी दिन अरसे से बात नहीं हुई प्रोग्राम में। तो पहला तो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि हमने ये देखा खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का, और कहा, ऑफर की कि आप हमारी दो तीन पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन, यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश को दिया जाएगा, और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमने, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, और हमने, मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया है। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाए अगर ऐसा करें तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि
रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो महल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा अगर वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान की इन पॉलिसियों की मुझे तो कभी समझ नहीं आई। व्हाई डू दे हैव सच ए हेल बेंट एंटी इंडिया पोस्चरिंग? इनको क्या उसमें फायदा है सिवाय इसके कि इन्होंने 75 साल में बस इसी किस्म की सियासत की है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे अलग होना इनके फायदे में है। तो डॉक्टर साहब हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पर हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात हैं ना हमारे इंडिया से अच्छे हैं। हमारे नेपाल और भूटान वहां तक हम जब पहुंचे तो अब हमने देखा कि इतना बड़ा एक शिफ्ट है कि दोनों कंट्रीज इंडिया और जो बांग्लादेश है वो करीब आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो जापान है वो भी इंडिया पहुंचा, उसने $75 बिलियन प्लेज किए हैं वहां पर पहुंच के, और चाइना को काउंटर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस रीजन में। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि रशिया के करीब हो जाए। क्या सर ये टेंट हो सकता है कि नहीं, बात सुने आलिया जी, रशिया के करीब पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये आज लिख लें और उसको छुपा लें कहीं पेपर को। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। अच्छा, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत पुरानी है। जब जब इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है तो रशिया ने उनको सपोर्ट किया है इंटरनेशनल सियासत में। और अब ये यूक्रेन की जंग में भी इंडिया की पोजीशन न्यूट्रल जो भी है, एंटी रशिया तो नहीं है। तो इन हालात में और सबसे बड़ी मार्केट देखें, पाकिस्तान एक एक अनस्टेबल मुल्क है। यहाँ पे कोई रिजीम पावर में होगी या नहीं होगी, मिलिट्री का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें अनडिफाइंड है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में पाइपलाइन इतनी दूर से ला के वहां पे बंद कर दें, दैट मेक्स नो सेंस। वो तब ही करेंगे अगर ये पाइपलाइन इंडिया तक जाएगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है रशियन गैस के लिए। और महल ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। देखे ना, पाकिस्तान ने और भी कुछ चीजें की हुई हैं। मसलन ये जो हमारे सेंट्रल एशियन है ना रिपब्लिक्स, इस्लामिक जिन्हें मुस्लिम रिपब्लिक्स कहा जाता है, ये तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और ये सारे तजाकिस्तान, ये सारे, उनको पाकिस्तान ने कहा है कि मैं ट्रेड रूट आपको दूंगा, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है ना, उनके पास कोई जगह नहीं है। जिस तरह अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है। तो पाकिस्तान की पोर्ट्स जो है ये इंटरनेशनल लॉ में पाकिस्तान को देनी पड़ती हैं ये एक्सेस। बट वो ये सारी सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं और अफगानिस्तान, वो चाहते हैं कि ये ट्रेड पाकिस्तान के जरिए इंडिया के साथ भी और इंडिया से गुड्स उन तक पहुंचे। इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा।
यानी पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बस इसी तरीके से ही कि इंडिया को किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए इस्तेमाल करता रहता है। और मेरी वार्निंग्स बार बार हैं, दिस विल नॉट डू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को इन चीजों से अलग होके अपने बेस्ट इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, क्योंकि सर पाकिस्तान की जो कही जाती है, बड़ा एक सर ये क्लीशे है, ये क्या है, फिनोमिना है कि हम कहते हैं जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो हमारी है, हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये तो दुनिया के लिए अहम ही बहुत है। तो अगर दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें तो इससे अभी तक बहुत फायदा उठा लेना चाहिए। मैं तो यही समझता हूं, अगर अक्लमंद लोग हों जिनकी सोच जो है वो रैशनल बेसिस पे, उसे कहते हैं नेशनल नेशनल सेल्फ, वो क्या कहते हैं यार, रैशनल कैलकुलेशन, जी। कि आप एक नेशन अपने हक में प्लस प्रोज एंड कॉन्स देख के जो सबसे बेनिफिशियल हो लाइन वो अडॉप्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा इसके खिलाफ गई है। इंडिया से हम्म। ना ट्रेड करने का नुकसान तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो गया है, इनको फिर अकल नहीं आती। तो व्हाट कैन वी डू? हम तो सिर्फ इन प्रोग्राम्स में एनालिसिस करके इन्हें बता सकते हैं, बट इससे ज्यादा हमारे बस में नहीं है। जी जी बिल्कुल। और सर बहुत सुनते हैं लोग और सब लेकिन पता नहीं, बहरहाल। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक ये सर ये हुआ है कि आलमी फौजदारी अदालत जो आईसीसी है, उसकी तरफ से जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी। और ये जो है, ये आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का जो सिलसिला है, उस सिलसिले में उन्होंने जो है वो किया है। तो अब जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने इसका जवाब देने का फैसला किया है। और आईसीसी प्रोसिक्यूटर के इकदाम से जो है रूसी कानून के तहत जराइम के जुमरे में आते हैं। सदर पुतिन पर आए इल्जाम की उन्होंने कहा कोई बुनियाद नहीं है, जो कुछ हो रहा है ये गलत है, हमारे खिलाफ ये एक तरह का वो पेश किया जा रहा है। तो जो अब आप इसको कैसे देखेंगे सर? क्या ये एक बहुत बड़ा स्टेप है दुनिया में कि एक मुल्क के प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह का वारंट जारी हुआ है? पहले सर ऐसा हो चुका है? बताइएगा प्लीज। पहले कभी हुआ हो तो मुझे याद नहीं, शायद मिलोसेविच के साथ, जो सर्बियन लीडर थे, उनके खिलाफ हुआ था, और कुछ और अफ्रीकन लीडर्स के साथ भी हुआ है। बट आई से इट विदाउट हैविंग प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि ये पहले हो चुका है। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा एकदम वो क्या कहते हैं कदम लेना, बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी मुझे चीज लगती है। क्योंकि प्रेसिडेंट बुश ने जब इराक पे हमला किया तो सारी दुनिया में मुजाहरे हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई ऐसे वारंट ना ही टोनी ब्लेयर के खिलाफ हुए हैं, जिन दोनों ने मिलकर अपना इराक को तबाह किया था, और फिर लिबिया भी इन्होंने तबाह किया। ये किस किस्म का यानी आईसीसी को, इंटरनेशनल फौजदारी कोर्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से कोई मुनासिब बात नहीं है। और देखते हैं अब कि पुतिन और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या लेके आते हैं। जब तक उनका जवाब ना आए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि एक सुपर पावर के हेड ऑफ स्टेट को आप इस तरह अक्यूज कर रहे हैं। जी। अक्सर छोटे छोटे मुल्कों के लोगों को जहां डिफीट हो गई हो ना, और वो काबू आ जाएं, तब ये करते हैं। लेकिन अभी तो द वॉर इज गोइंग ऑन, सो आई डोंट नो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, सिवाय इसके कि ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया मैटर। सो आई डोंट नो इफ दिस इज ए गुड डेवलपमेंट और अ बैड वन। अजीब तो है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, क्या ये जो भी आपने बात की कि छोटे मुल्कों के इस तरह के उनको काबू आ जाए, जैसा कि हमने देखा कि लीबिया की बात की, इराक की बात की, ईरान की बात की आपने, लेकिन क्या अगर प्रेसिडेंट पुतिन इनके काबू आ जाए तो उनके साथ भी यही किया जाएगा? अगर काबू आ जाए तो फिर तो ये कर सकते हैं ना, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि पहले इनकलाब और रूस के अंदर वो प्रेसिडेंट पुतिन को ओवरथ्रो कर दें और एक नई हुकूमत आए, तब ही मुमकिन है ना। जो मैंने पाकिस्तान में दोस्तों से बात की है जो रशिया को समझते हैं, रशियन रूस में रह के आए हैं, वो समझते हैं कि पुतिन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इस प्लेस। तो कोई इस किस्म का कू उन्हें नजर नहीं आ रहा। हकीकत का हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि वेस्ट वाले अपने तरीके से देखते हैं, और जो हमारे दोस्त
पढ़ के आए हैं ईरान में, हाँ, सॉरी रशिया में, वो कहते हैं हाँ। पुतिन इज स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड, कोई मसला नहीं है। सो लेट्स सी। ओके, तो सर इससे एक और सवाल ये उठता है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी कोई जंग होती है, जो कि बेशुमार ऐसी जंगें हो चुकी हैं और अभी भी ऐसा चल रहा है दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स, तो फिर सबके खिलाफ जंगी जराइम के जो मुकदमे हैं वो आईसीसी में होने चाहिए इसी तरीके से। देखें, ये हमेशा बड़ा सेलेक्टिवली होता है, और अक्सर इनके रिजल्ट जो हैं वो कोई आसानी से नहीं होते। छोटे मुल्कों के इन्होंने लीडर्स को पकड़ा है और ट्राई किया है। ये एक सुपर पावर के खिलाफ है। मेरे ख्याल से ये एक दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेप, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का मौकफ भी जो अब हमने देखना है ना, वो क्या कहते हैं। ये तो वेस्टर्न पावर्स इस तरह करती हैं, अपने इंटरेस्ट में इस किस्म की कई हरकतें करती हैं, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ, जी डॉक्टर, मेरा एक और सवाल इसमें, क्योंकि आपने कहा क्या हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि देखिए जंगी जराइम तो हो रहे हैं और हुए हैं इससे पहले भी, तो इस सूरत में अगर किसी को इस तरीके से कोर्ट में ले जाया जाता है तो ये एक एग्जाम्पल बन सकता है दूसरों के लिए कि इससे क्या जंगें कम हो सकती हैं, क्या ये हो सकता है? नहीं, आई थिंक इट्स टू सिंपलिस्टिक। अच्छा। जंगें देखे ना, अभी जंग यूगोस्लाविया की हुई थी, तो उसके बाद ये यूक्रेन की जंग तो हो गई है, सीरिया में भी जंग हुई है, तो जंगें तो खत्म नहीं हुई। और इस डर से कि हमें कोई कोर्ट में ले जाएगा, ये जो लीडर्स हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते अपनी, जब वो सियासत करते हैं। लेकिन हो सकता है इसका एक असर हो कि आइंदा कोई जंग करने से पहले 10 दफा और सोचे। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई गेम चेंजिंग स्टेप नहीं मुझे लगता, कि इसके बाद जंगें जो हैं वो कोई शुरू ही नहीं करेगा। ये इट इज टू सिंपलिस्टिक। जंगें इस डर से तो ना शुरू होती हैं कि हमें पकड़ लेंगे। अल्टीमेटली लोग तो जीतने के लिए जंग शुरू करते हैं। सो नोबडी। जी, हाँ, हाँ। और डॉक्टर साहब इसमें फिर ये भी होता है ना, आपको पता ही है, आवाजें तो पहले भी उठती हैं, वो ग्वांतानामो और इस तरह की जो उन्होंने जेलें बनाई है उसके ऊपर भी होता है सवाल कि यहाँ वहां पे जो किया गया वो भी जंगी जराइम से कम नहीं। वो जंगी जराइम ही थे, जो कई लोगों को इन्होंने पकड़ा है, जो कि बेचारे इनोसेंट थे, बाद में पता लगा है। और उन्हें बहुत वो क्या कहते हैं, बुरी तरह ट्रीट किया गया वहां पे। वो हाँ, अमेरिका बहादुर जो चाहे वो दुनिया में कर लेता है, लेकिन अब इस किस्म की उनकी जो पावर है वो बहुत लोग उनको डिफाई कर रहे हैं। तो ये ओके। ज्यादा देर तक इस किस्म की सियासत नहीं चलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रशिया की, जब कम्युनिज्म का फॉल हो गया था, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया था, तो नेटो के कायम रखने का तो कोई मकसद नहीं रहा। इन्होंने ना सिर्फ नेटो कायम रखी, बल्कि उसको बढ़ाते गए रूस को एनसर्कल करने के लिए। अब उसमें अगर रशिया ने रिएक्ट करके एक जंग शुरू की है, तो वो है तो एक ट्रेजेडी, लेकिन उसके अंदर वेस्ट का भी अपना रोल है। ये मैंने देखा है, वेस्ट के अंदर इस पे बात ही नहीं होती इस हद तक। वो क्या कहते हैं, वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप ऐसी बात करें तो यू आर इमीडिएटली, वो क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड। हम्म, समझ गए आप? ओके। हाँ जी। जी, जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी मैं कमेंट करना चाहूंगी, आप इसको सवाल कह दें, कुछ भी कह दें, कमेंट करना चाहें अगर आप। सर वो ये है कि हम तो अपनी अदालतों को ही रोते थे, तो ये तो दुनिया की आलमी अदालत जो है उसके बारे में शुकूक व शुबहा जाहिर किए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, मतलब ये अदालतें जो हैं, इनका वकार वकूर होना चाहिए, लेकिन इनका पॉलिटिकल यूसेज अगर होता है तो वो बुरी बात है, मैं समझता हूँ। जी। वैसे मैं कोई पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन ने जो जंग शुरू की है, मैं कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कह हम्म, रहा हूँ कि इस किस्म की जंगें पहले भी हुई हैं। हम्म, वियतनाम पे भी तो बम्बार्डमेंट अमेरिकन करते रहे हैं, तो तब क्यों कोई वारंट, कोई अरेस्ट नहीं, नहीं कोई वारंट इशू नहीं था हुआ। अ, जी। अ, और फिर इराक की तबाही तो हमारी आंखों के सामने हुई है सबके। तो सर वो तो उनके लोग, डॉक्टर साहब, उनके वहां से लोग उठ उठ के अब सवाल करते हैं, वहां पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि जो ये इराक के साथ और सीरिया के साथ जो हुआ है इसमें क्या किया है और कितना हिस्सा है अमेरिका का, ये हाँ, सवाल बिल्कुल, उठाए। बिल्कुल इस पर सही। मूवी, सर मैं इस पर रिकमेंड करूंगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, वाइस। सर वाइस जो है वो बहुत ही आला मूवी है, इसके ऊपर ये जब बनी थी
तो मेरा ख्याल है कि ब्रैड पिट भी इसके प्रोड्यूसर हैं, तो काफी थ्रेट्स आए थे उनको उनके लिए। और इसमें दिखाया गया है कि वो जो इराक जंग है, वो जंग करने का फैसला किसने किया था, क्योंकि उस वक्त थे तो प्रेसिडेंट बुश, लेकिन उनके बिहाफ पे जो सब कुछ कर रहे थे और फैसले कर रहे थे, वो कहा जाता है कि डिक चैनी थे। तो उनके ऊपर ये फिल्म बनी है, वाइस। अच्छा, ये कौन सी फिल्म है, क्या नाम है? वाइस, VICE, वाइस। VIC, वाइस। अच्छा, मैं क्योंकि जरूर देखूंगा, कोशिश करूंगा आज ही अगर मिल जाए तो देखूं। बड़ी जरूर। मेहरबानी, मैं जरूर देखूंगा जी। थैंक यू डॉक्टर सो मच। साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया।